अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Can you people hear? Yes, Yes. ma'am. वालेकुम अस्सलाम। स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो आपने किया था, फॉर्मल चार्जेस कैसे कैलकुलेट करने। मैम इसकी कल समझ नहीं आई थी सही से क्योंकि आपकी आवाज भी कट रही थी। ओके, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कल हमने स्टार्ट किया था, बेसिकली बहुत इंट्रोडक्टरी था। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा है कि हमारे पास बेसिकली कौन से एटम्स जो हैं वो मेन एटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो उसमें एक हमने देखा था कि अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेसिकली हम उसको कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन तो एसेंशियल एटम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अदर देन कार्बन हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कल हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, और उसमें मोस्टली जो थे वो कौन से थे, सेकंड पीरियड के। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड रो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। देन हमने देखा था कि बॉन्डिंग पैटर्न कैसा होगा इन एटम का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो बॉन्डिंग पैटर्न में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि कोई भी जो एटम है वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है या उस पर कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसी भी एटम का बॉन्डिंग पैटर्न कैसा होगा। आप इसका आंसर करें मुझे, कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। Anybody reply me? चले इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि बॉन्डिंग पैटर्न जब एटम्स का जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ था कि हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, वो हमेशा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें हमने जैसे कार्बन की एग्जांपल ली थी, तो हमने कहा था कार्बन 4 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका मतलब है इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 4 डिफरेंट एटम्स के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि टेट्रावैलेंट है, कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट कार्बन के बाद नाइट्रोजन को हमने देखा था कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें एक नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है 2s2 जो कि फील्ड होता है। जो अनपेयर्ड 2p के और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो नाइट्रोजन का बॉन्डिंग पैटर्न है वो कैसा होता है कि नाइट्रोजन हम कहते हैं कि ये 3 बॉन्ड बनाता है और इसके ऊपर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है कि ये जो हमारे पास अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो रीजनेबल है और कौन से जो हैं वो रीजनेबल नहीं है। वो किस चीज़ पे हम डिसाइड करते हैं, वो हम करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसमें हर एटम के ऊपर जो है वो हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लें कि आइदर इस एटम का ये बॉन्डिंग पैटर्न पॉसिबल है या नहीं। तो उसमें एक चीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुई थी कि आपने क्या करना है कि जो सेकंड रो एलिमेंट्स हैं उनके फॉर्मल चार्ज की वैल्यू अगर आपके पास -1 टू +1, ठीक है, कि -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, +1 आ सकती है। अगर आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हो तो इन जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स पे ये वैल्यूज आ रही हैं वो एक्सेप्टेबल है, वो रीजनेबल हैं। अगर वैल्यू इससे एक्सीड करती है यानी कि +2 हो जाती है, -2 हो जाती है या इससे ग्रेटर वैल्यू आ जाती हैं, तो आपके पास जो है वो रीजनेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है। अब फॉर्मल चार्ज जो है वो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको गिवन स्ट्रक्चर है उसमें अगर आपको पूछा जाता है कि ये इंडिकेट किया जाता है कि इस एटम का जो है वो आपने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो उसमें आपने कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे।
कि सबसे पहले जिस एटम का आपको इंडिकेट किया गया है आपने देखना है उस एटम का ग्रुप नंबर क्या है या उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मोस्टली हमें पता है कि हमारे पास जो वैलेंस शेल हैं, ठीक है, उसमें वैलेंस शेल जो है वो आपके पास ग्रुप नंबर के इक्वल होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो उसका आप ग्रुप नंबर लिख लें -12 1/2। उस एटम के साथ जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो माइनस आपके पास उस एटम पे अगर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने उसमें से माइनस करना है, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू अगर आपके पास -1 आती है, 0 आती है, +1 आती है, तो वो आपके पास एक्सेप्टेबल यानी कि रीजनेबल बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर ये वैल्यू जो है इसे एक्सीड करती है तो देन आपके पास वो रीजनेबल बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होगा। ये ऊपर आपको इस डायग्राम में स्लाइड में शो हो रहे हैं डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि कल हमने बोरॉन का देखा था, एक ये डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बोरान एटम का फॉर्मल चार्ज बोरान एटम पे कैलकुलेट करना चाहें तो उस फॉर्मूला से करें कि सबसे पहले आप देखें बोरान जो है वो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होंगे। अब आपको पता है बोरान कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 3rd से। तो आपने 3 माइनस जी, किसी ने क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। ठीक है, 3 जो है इसका ग्रुप नंबर आ गया, माइनस आपके पास आपने क्या करना है 1/2। 1/2 के साथ आपने कौन से लिखने हैं कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस स्ट्रक्चर में बोरान कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कितने आंसर करें, 3। तो मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। ठीक है, माइनस इसमें बोरान एटम के ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो आप इसको कैलकुलेट करें, बोरान के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज की वैल्यू आती है, -2 -2। यस मैम। आप देखें कि अब ये एक्सेप्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है जिसमें बोरान का अगर कोई किसी ऐसे पैटर्न में है कि वो एक डबल बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड, ये एग्जिस्ट करेगा? एक्सक्यूज मी मैम, जी फॉर्मूला रिपीट कर दे प्लीज। फार्मूला है कि आपने जिस भी एटम का आपको बोला गया है कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, उसका आपने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं या उसका ग्रुप नंबर लिख लें, वही सेम चीज है, ठीक है। ग्रुप नंबर ऑफ इंडिकेटेड जो आपके पास एटम होगा वो लिखना है -1/2 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह फॉर्मल चार्ज की वैल्यू से आप असेस कर सकते हो कि आपके पास कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो रीजनेबल हैं, यानी कि कौन से एटम का क्या पैटर्न हो सकता है, उस पर कितने बॉन्ड पेयर आ सकते हैं, उस पर कितने लोन पेयर हैं, या वो कितने आपके पास जो है उसकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट कैसी हो सकती है, वो आप फॉर्मल चार्ज से असेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें कार्बन का, अब फर्स्ट वाला जब हमने इसका कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो -2 आई है, तो इसका मतलब है कि बोरान कभी भी इस पैटर्न में नहीं होगा। कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए तो उसमें कभी भी बॉन्डिंग पैटर्न ऐसा नहीं होगा जिसमें बोरान 3 बॉन्ड बनाए और एक उसके ऊपर लोन पेयर हो। कार्बन का कैलकुलेट करें, क्या वैल्यू आती है आपके पास, कार्बन का कैलकुलेट किया आप लोगों ने? इस स्ट्रक्चर में कार्बन पे फॉर्मल चार्ज की क्या वैल्यू आ रही है, -1। -1। आप देखें -1, ओके।
अब ये देखें कि कार्बन का ये बॉन्डिंग पैटर्न पॉसिबल है, क्योंकि अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, जो कि उस रेंज में आ रही है। मैंने आपको बताया या -1 +1 0, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू होगी तो आपके पास वो पैटर्न, बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक रीजनेबल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो आ जाएगा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में, कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में कार्बन का ये बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन का देखें, जो कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, इसका कैलकुलेट करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की। इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास जो है वो नाइट्रोजन 5 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 5 जीरो आ रहा है। लिए वेल जी 0 जीरो। 0, तो इसका मतलब है ये भी एक्सेप्टेबल है। उससे नेक्स्ट ऑक्सीजन का करें। उसमें ऑक्सीजन जी -1 क्या वैल्यू +1 है। +1। ओके, नेक्स्ट क्लोरीन का करें। क्लोरीन का इस बॉन्डिंग पैटर्न में कि एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। +2 आ रहा है। अब आप देखो कि ये वाला जो फ्लोरीन का बॉन्डिंग पैटर्न है, ये पॉसिबल होगा फ्लोरीन की ये अरेंजमेंट हो सकती है किसी भी स्ट्रक्चर में कि वो 3 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर हो उस पे? ऐसा कोई No, कभी ma'am. पैटर्न आपने देखा है आज तक? नहीं। इसकी रीजन क्या है कि इसका फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जो है वो उस रेंज में नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये आपके पास एक रीजनेबल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो नहीं होगा। अब देखें कि जो हमने ऑक्सीजन की कैलकुलेट की है इस पैटर्न में, जिसमें ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा और एक उसके ऊपर लोन पेयर है, तो उस केस में इसके ऊपर हमेशा आपने प्लस शो करना है, क्योंकि इसके फॉर्मल चार्ज की वैल्यू क्या आई है आपके पास +1। ठीक है, ये न्यूट्रल बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, ये चार्ज्ड है, क्योंकि जब आपने कैलकुलेट किया तो इसके ऊपर क्या वैल्यू है ये आपके पास +1। तो इस बॉन्डिंग पैटर्न में जिसमें ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होगा, उस वक्त ऑक्सीजन पे हमेशा +1 चार्ज होगा। कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हो, उसमें आपने या तो आप कैलकुलेट कर लो या आप देख लो कि जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा विद 1 लोन पेयर, देन हमेशा उस ऑक्सीजन एटम के ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज आएगा, यानी कि वो न्यूट्रल नहीं होगा, +1 की स्टेट में होगा। इसी तरह ये नाइट्रोजन का जो आपने कैलकुलेट किया है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर, उस केस में ये हमेशा न्यूट्रल है। देखिए 0 फॉर्मल चार्ज आया था। तो इस बॉन्डिंग पैटर्न में कि जहां नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर होगा, उस वक्त इसकी आपके पास जो है वो हमेशा इसके ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज होगा। कार्बन का इस पैटर्न में जो आपने कैलकुलेट किया है, क्या वैल्यू आई है -1। तो आपने देखना जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर हो, तो उस वक्त कार्बन जो है उस वक्त -1 की स्टेट में होगा, उसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज की वैल्यू होगी वो -1 होगी। ये चीज क्लियर है? फॉर्मल चार्ज आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैलकुलेट कर लेंगे और उससे आप असेस कर सकते हो कि आपके पास जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में जो एटम्स हैं उनके बॉन्डिंग पैटर्न कैसे हो सकते हैं, ठीक है, कि वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, कितने बॉन्ड्स की केस में वो न्यूट्रल होंगे, कितने बॉन्ड पेयर विद लोन पेयर वो जो है वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आएंगे या पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ये आप असेस करते हो कैसे उनके उस बॉन्डिंग पैटर्न में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके। और फॉर्मल चार्ज का भी फार्मूला क्लियर है? रिप्लाई करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाऊंगी। मैम यस मैम मैम जी मैम कोई क्वेश्चन है नाइट्रोजन की तो जो एग्जांपल थी उसमें आपने कहा था कि मैम जी मैम आपने नाइट्रोजन में कहा था कि ये 5th ग्रुप से बिलोंग करेगा
और फिर इसमें हम कौन से 5 ग्रुप से? माइनस 1/2 करेंगे ना, तो साथ में इसका एक लोन पेयर है मैम नाइट्रोजन में। जी नाइट्रोजन में 5 माइनस इसमें आपने कहा 1/2। था कि 5th ग्रुप से माइनस, उससे आगे कैसे करेंगे? मतलब 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड जो बना रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 बॉन्ड बनाएगा तो दो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं। 3 बॉन्ड बना रहा है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने देखने हैं, 6 होंगे ना। 5 माइनस 1/2, 6 जो है वो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 आपके पास क्या है? -2 अच्छा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यस मैम। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हाफ करना है। हाफ ऑफ दी देखें नंबर, जो फार्मूला है उसमें ग्रुप नंबर माइनस हाफ ऑफ दी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, उसमें इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक जो आपके पास बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने, फिर आपने उसमें से माइनस जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर उस एटम के ऊपर है तो वो उसमें से माइनस कर लें। ठीक हो गया। ये था कि फॉर्मल चार्ज जो है वो आपने कैसे कैलकुलेट करने। नेक्स्ट जो है आपके पास जो बॉन्डिंग पैटर्न है कि न्यूट्रल के केस में आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके क्या पैटर्न हो सकते हैं। न्यूट्रल के केस में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो सेकेंड रो एलिमेंट्स हैं, जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक एटम्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनका बॉन्डिंग पैटर्न बताया हुआ है। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास कॉलम है उसमें दिया हुआ है कि न्यूट्रल बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि फॉर्मल चार्ज इस कंडीशन में इनके ऊपर क्या होगा? 0। ठीक है, 0 कार्बन के केस में 0 का फॉर्मल चार्ज होगा जब वो क्या करेगा कि 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड। क्या कह रही हूँ मैं बात? 4 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के कार्बन के साथ जो है वो ये देखें ऊपर डायग्राम में 4 आपके पास सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व हैं, तो उस वक्त कार्बन जो है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होगा। तो ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स होंगी, इसको आप क्या कह सकते हो कि जितने भी इसके साथ कनेक्टेड एटम्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स कह सकते हो उसकी। तो यहाँ इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स कितनी आ गई? 4। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स के साथ भी न्यूट्रल होता है। वो केस क्या होगा कि कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 आपके पास क्या हो? और एक सिंगल सिंगल। बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक दफा काउंट किया जाता है। ठीक है, ये देखें ऊपर जो यहाँ हेडिंग दिया है नंबर ऑफ डोमेन्स कितनी है। तो कार्बन के जब 3 डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स का मतलब ये है कि एक वो डबल बॉन्ड बना रहा है, उसको आपने डबल बॉन्ड को सिंगल टाइम कंसीडर करना है, एक कंसीडर करना है, और 2 वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स कितनी होगी? 3 होगी। इस केस में भी आपके पास कार्बन के ऊपर जो है वो 0 फॉर्मल चार्ज होगा, यानी न्यूट्रल स्टेट में होगा। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है कार्बन की कि उसकी 2 डोमेन्स हों, वो ये हो सकती है कि कार्बन जो है वो 2 डबल बॉन्ड बना ले दोनों साइड से। कार्बन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, या एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड, दूसरी साइड से आपके पास सिंगल बॉन्ड हो। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स कितनी आएंगी? 2 आएंगी। लेकिन कार्बन जो है दोनों केसेस में उसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है उसकी वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट नाइट्रोजन का जो केस है उसमें उसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो है वो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर के साथ 4 डोमेन्स कैसे आएंगी कि 3 उसके बॉन्ड पेयर आप कंसीडर करो और लोन पेयर को एक कंसीडर करना है। ठीक है, ये जो ऊपर 4 3 2 लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी एटम के साथ जो कनेक्टेड आपके पास बॉन्ड्स हैं उनको आपने कैलकुलेट करना है। सिंगल बॉन्ड जितने टाइम्स हैं उतने टाइम आप सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, लेकिन अगर उसमें आपके पास उस एटम के कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड साथ उसके कनेक्टेड है तो उसको आपने एक टाइम कंसीडर करना है, यानी कि डबल को 2 प्लस नहीं करना,
आपने उसको सिंगल टाइम ही कंसीडर करना है, और प्लस उसके साथ जितने लोन पेयर। अब देखिए नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होता है जब उसकी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स होंगी। 4 कैसे कि एक लोन पेयर की डोमेन आ गई और 3 जो उसके साथ बॉन्ड पेयर होते हैं, ये 4। 3 कैसे है कि एक डबल बॉन्ड बना ले, एक लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड उस पैटर्न में। और 2 ये कैसे हैं कि जी मैम लोन पेयर का डोमेन क्यों होगा? जी लोन पेयर पे डोमेन क्यों होगा? हाँ, लोन पेयर को भी आपने डोमेन कंसीडर करना है। एक लोन पेयर एक डोमेन के इक्वल होगा। ट्रिपल बॉन्ड को एक डोमेन कंसीडर करना है, डबल बॉन्ड को एक डोमेन कंसीडर करना है, सिंगल बॉन्ड को जो है वो आपने एक डोमेन कंसीडर करना है। जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उतने टाइम वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये नाइट्रोजन का आ गया। जी मैम ये जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो इसमें तो प्लस चार्ज आता है ना, ये न्यूट्रल नहीं होता है NH4 प्लस जैसे। 4 बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, 4 डोमेन्स की बात हो रही है। 4 डोमेन्स का मतलब ये है कि एक लोन पेयर 3 बॉन्ड, तो डोमेन्स कितनी होगी? देखिए ऊपर हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ डोमेन्स, नॉट बॉन्ड। नंबर ऑफ डोमेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। मतलब कि मैम हमने डोमेन्स में जो है लोन पेयर को कंसीडर करना है। जी, लोन पेयर को भी, अगर उस एटम के ऊपर, कार्बन में तो कोई नहीं है ना लोन पेयर, नाइट्रोजन पे आपके पास एक है, तो आपने उसको एक डोमेन कंसीडर करना है। फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन पे देखें। अब देखें ऑक्सीजन का 4 डोमेन में जो लिखा हुआ है वो कैसे, इसकी 4 डोमेन, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। कभी आपने देखा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वो 4 बॉन्ड बनाए? 4 डोमेन्स कैसे हैं? आपको पता है ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो उसको 2 डोमेन्स आपने कंसीडर किया, और 2 उसके साथ आपके पास कनेक्टेड डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो 2 और 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल डोमेन्स कितनी होगी ऑक्सीजन की? 4 होगी, 4। और 3 वाले केस में कैसे हो सकता है कि आपके पास 2 उसके लोन पेयर हों और वो एक डबल बॉन्ड बना ले। डबल बॉन्ड को एक टाइम कंसीडर करना है आपने, ठीक है। यहाँ क्या था कि 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो 4 डोमेन्स है। 3 वाले केस में क्या है कि 2 लोन पेयर हैं और एक डबल बॉन्ड है। अब एक डबल बॉन्ड को एक टाइम कंसीडर किया, 2 लोन पेयर्स हैं, 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन की कितनी डोमेन्स आ गई हैं? 3 आ गई हैं। मैम हम डबल बॉन्ड की जगह सिंगल क्यों नहीं कंसीडर कर सकते 3 में? जी अब जैसे ऑक्सीजन का हमने 3 बनाया है, तो जी, इसमें हम डबल बॉन्ड की जगह सिंगल क्यों नहीं उसको मतलब के बॉन्ड कर सकते? ये मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, ये कि डिफरेंट इन एटम्स की ये पॉसिबिलिटी है कि इस पॉसिबिलिटी में, इस बॉन्डिंग पैटर्न में इन एटम्स के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है कि ये बॉन्डिंग पैटर्न इन एटम्स के पॉसिबल हैं। अब नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन की। फ्लोरीन की 4 डोमेन्स जो हैं, 4 डोमेन्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ध्यान से करें इसका। फ्लोरीन की 4 डोमेन्स हैं। 4 डोमेन्स कैसे आएंगी फ्लोरीन की? 1 lone pair, मैम 3 लोन पेयर्स हैं और 3 एक लोन बॉन्ड, पेयर्स प्लस 1 बॉन्ड एक पेयर, बॉन्ड। ठीक है। अब अगर इसमें आप इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे ना, तो आप देखोगे फ्लोरीन के ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज आएगा। इसी तरह ये जो आपके पास टेबल है, इसमें हर एटम का जो ये डोमेन्स के लिहाज से इसको क्लासिफाई किया गया है, तो इस पे हर एटम को जिस तरह क्लासिफाई किया गया है, तो आप अगर इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो तो इन सब पैटर्न में इन एटम्स के ऊपर जो है वो 0 फॉर्मल चार्ज आएगा। और फॉर्मल चार्ज आपको पता है कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो है इसी को हम जो पीछे ये स्लाइड हमने देखी है कि इसमें डोमेन्स के लिहाज से हमने इसको देख लिया। फर्दर आप देख लें कि वो उस डोमेन के लिहाज से वो बॉन्डिंग पैटर्न क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि कार्बन के 3 डोमेन्स का क्या मतलब है कि कार्बन जो है वो एक डबल बॉन्ड बना रहा है और आपके पास 2 सिंगल बॉन्ड के साथ है, ठीक है। 2 डोमेन्स का क्या मतलब है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कार्बन दोनों साइड से डबल बॉन्ड बना रहा है,
ठीक है, तो डबल बॉन्ड को आपने एक डबल बॉन्ड को एक टाइम कंसीडर करना है 1 और दूसरे डबल बॉन्ड को दूसरी डोमेन कंसीडर करना है तो आपके पास 2। या हो सकता है कि आपके पास कार्बन एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, दूसरी साइड से सिंगल, तो ये आपके पास जो है वो 2 डोमेन्स, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की एक डोमेन होगी और सिंगल बॉन्ड की एक, तो आपके पास टोटल डोमेन्स कितनी आई हैं, 2 आई हैं। अब इसी को फर्दर एलेबोरेट किया गया है नेक्स्ट कि आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन की जो कनेक्टिविटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो क्या हो सकती है, उसके ऊपर न्यूट्रल के केस में कौन कौन सी बॉन्डिंग पैटर्न जो भी हमने डिस्कस किए हैं, अगर उसके ऊपर +1 चार्ज है तो उस केस में कार्बन की क्या कनेक्टिविटी हो सकती है और -1 के केस में क्या उसका बॉन्डिंग पैटर्न होगा। अब देखिए न्यूट्रल का भी, हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है एक ही उसके पास उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो आपके पास एक ही बॉन्ड बनाता है, यानी कि उसकी जो कनेक्टेडनेस है वो क्या है 1, और वो हमेशा हाइड्रोजन न्यूट्रल केस में ही रहेगा, न्यूट्रल ही आएगा, उसका फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। जो भी आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर देखोगे तो हाइड्रोजन पे कभी भी कोई चार्ज नहीं होगा, वो हमेशा न्यूट्रल स्टेट में होगा। कार्बन का आप देखें न्यूट्रल के केस में जो उसकी बॉन्डिंग पैटर्न है, ये देखें आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और ये कौन सी वाली कंडीशन है, कौन से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोमेन्स वाली हैं, न्यूट्रल वाला, ये जो 2 वाला। नेक्स्ट में चले जाए, नेक्स्ट में देखें ये जो कार्बन है ये न्यूट्रल में है, लेकिन यहाँ पे इसकी डोमेन्स कितनी है, क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको कि कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल, तो डोमेन्स कितनी होगी टोटल इसकी 3, ठीक है, इस केस में भी ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट जो है मोस्ट फेमिलियर केस जो आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड के साथ न्यूट्रल, और एक 2 वाली पॉसिबिलिटी देखें आपने, एक ये देखा है कि एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक दोनों साइड से डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स 2 ही होंगी लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न 0 होगा। दोनों साइड से डबल बॉन्ड बना रहा है तो देखें ना, ये डबल बॉन्ड, ये तो डोमेन्स कितने 3 होंगी 2 होंगी, इधर से भी डबल बॉन्ड है, इस साइड से भी 2 होंगी, ठीक है, तो ये 2 वाला आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स वाला केस है जिसमें इसके ऊपर न्यूट्रल जो है यानी कि कोई भी फॉर्मल चार्ज की वैल्यू नहीं आएगी, 0 होगी। अब +1 के केस में आप देखें कि +1 में कार्बन की जो है वो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कौन से बॉन्डिंग पैटर्न में हो सकता है। देखिए +1 में वो आपके पास पॉसिबिलिटी कार्बन की आएगी कि वो एक आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स हों, यानी कि एक डबल बॉन्ड बनाए, एक आपके पास दूसरा क्या बनाए, एक साइड से सिंगल बॉन्ड बनाए, तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स वाला एक डबल और एक आपके पास सिंगल बॉन्ड, तो ये भी बॉन्डिंग पैटर्न जो है कार्बन का पॉसिबल है। लेकिन इस केस में आप देखें कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऊपर वाले जितने केसेस जो न्यूट्रल वाले हमने देखे हैं उसमें देखें कि उस एटम का, कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। जहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसका मतलब है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ कार्बन की ये भी पॉसिबिलिटी देखें, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, उस केस में इस पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जो है दूसरी पॉसिबिलिटी के +1 स्टेट में और कार्बन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या बॉन्डिंग पैटर्न के वो तीनों सिंगल बॉन्ड बनाए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स हों और एक पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जो है -1 की स्टेट में कार्बन की क्या पॉसिबिलिटी है, उसका बॉन्डिंग पैटर्न कैसा हो सकता है स्ट्रक्चर्स में। उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर, ठीक है, इस बॉन्डिंग पैटर्न में कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है विद नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए, एक सिंगल बॉन्ड और एक उसके ऊपर आपके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाला बॉन्डिंग पैटर्न भी कार्बन का एग्जिस्ट कर सकता है। इस केस में मुझे बताएं इसका जो नेगेटिव चार्ज के साथ कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स हैं, जहाँ वो एक डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल और एक लोन पेयर है, 4 3 डबल बॉन्ड को एक टाइम कंसीडर करना है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड की डोमेन, एक आपके पास लोन पेयर एंड 1 जो है वो आपके पास क्या है,
सिंगल बॉन्ड। तो टोटल डोमेन्स इस केस में कितनी है? 3 है। उससे नेक्स्ट केस में ये भी पॉसिबिलिटी है नेगेटिव के केस में कि इसका ये बॉन्डिंग पैटर्न भी हो सकता है कि कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बनाए और एक उसके ऊपर लोन पेयर हो। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स कितनी आएंगी? 3 सिंगल और 1 लोन, 4 4 होंगी। 4 2 है। ठीक है, 4 डोमेन्स हैं और पॉसिबिलिटी ये वाला भी एग्जिस्ट करती है। ये तो था कि कार्बन जो है उसके क्या बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो पॉसिबल हैं इन न्यूट्रल स्टेट, ठीक है, इन पॉजिटिवली चार्ज यानी कि +1 फॉर्मल चार्ज के केस में कौन कौन सा बॉन्डिंग पैटर्न पॉसिबल है, एंड -1 अगर उसके ऊपर चार्ज है तो उस वक्त वो कौन से बॉन्डिंग अरेंजमेंट में होगा। -1 के केस में एक ट्रिपल बॉन्ड या एक लोन पेयर के केस में आ सकता है, एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के केस में भी आ सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 सिंगल बॉन्ड हो एंड 1 लोन पेयर। नेक्स्ट इसी तरह हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन की क्या क्या आपके पास न्यूट्रल के केस में क्या पॉसिबिलिटी हैं, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले टेबल में डिस्कस किए हैं। इसी तरह +1 के केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और -1 ऑक्सीजन की एंड फ्लोरीन की। अब देखिए नाइट्रोजन का आपने देखा है कि हमारे पास न्यूट्रल केस में क्या बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी है उसकी। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड बनाए, एक सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नाइट्रोजन तीनों सिंगल बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर। इन तीनों पॉसिबिलिटी में नाइट्रोजन के ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज होगा, यानी इस पैटर्न में नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल होगा। सेकंड +1 के केस में अगर हम देखें तो +1 के केस में आप देखो कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। वो ये है कि आप एक पॉसिबिलिटी ये है कि 4 बॉन्ड बनाए। आपको पता है कि जब भी नाइट्रोजन +1 चार्ज आएगा तो इसका मतलब है नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब 4 बॉन्ड की भी पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि नाइट्रोजन एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड बनाए, दूसरी साइड से सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो। दूसरी पॉसिबिलिटी के नाइट्रोजन दोनों साइड से विद डबल बॉन्ड जो है दूसरे एटम के साथ कनेक्ट हो। तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। उस केस में भी नाइट्रोजन के ऊपर टोटल तो 4 बॉन्ड बना रहा है ना, एक डबल बना रहा है 2 सिंगल, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। या जो लास्ट वन इसकी पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि नाइट्रोजन 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। उस केस में भी इसके ऊपर +1 चार्ज होगा। तो आपने देखा नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रहा है वो, ठीक है। 4 बॉन्ड के केस में हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, +1 चार्ज होगा। और वो 4 बॉन्ड के डिफरेंट पॉसिबिलिटी हैं। वो 4 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। वो 4 जो है एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या वो 4 में एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होगा, और एक या ये हो सकता है कि आपके पास जो है वो दोनों साइड से विद डबल बॉन्ड दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड हो। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं नाइट्रोजन की विद +1 फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट वन के -1 की स्टेट में नाइट्रोजन की क्या पॉसिबिलिटी है। -1 में एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास नाइट्रोजन एक साइड से आपके पास डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है नाइट्रोजन की कि उसके ऊपर जब -1 चार्ज आए तो वो उसकी कनेक्टिविटी किस तरह की हो कि उसके ऊपर लोन पेयर 2 हों और 2 बॉन्ड पेयर हों, यानी दोनों साइड से ये सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो विद अदर एटम्स। इस केस में भी इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। इसी तरह जो है वो ऑक्सीजन का अगर हम देखते हैं बॉन्डिंग पैटर्न, तो देखें न्यूट्रल के केस में ऑक्सीजन का बॉन्डिंग पैटर्न क्या आ रहा है कि एक या तो वो एक डबल बॉन्ड बनाए एंड 2 आपके पास लोन पेयर हों, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी 2 लोन पेयर एंड 2 सिंगल बॉन्ड। इस केस में नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल के केस में जो है वो प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में। अगर नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर +1 चार्ज आ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 3 बॉन्ड बना रहा है विद 1 लोन पेयर। अब वो 3 बॉन्ड की पॉसिबिलिटी क्या है, वो एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है विद 1 लोन पेयर, या
दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बनाए विद वन लोन पेयर, और थर्ड वन पॉसिबिलिटी है कि वो तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड बनाए विद वन लोन पेयर। तो उसके ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज आएगा? +1। सेकंड -1 के केस में ऑक्सीजन की क्या पॉसिबिलिटी है? -1 के केस में एक ही पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर हों और एक सिंगल बॉन्ड बनाए। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन का ये बॉन्डिंग पैटर्न हो कि वो एक सिंगल बॉन्ड विद 3 लोन पेयर हो, तो आपने उस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -1 चार्ज लिखना है। ठीक है, ये जो सारे एटम्स की कनेक्टिविटी बताई है ना कि ये इतने बॉन्ड बना रहा है इतने, अब आपने ये बॉन्डिंग पैटर्न में आप देखें कि हर एक के ऊपर कुछ तो न्यूट्रल हैं, कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कुछ के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये जब किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो आपने देखना है कि बॉन्डिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की जैसे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, 2 बॉन्ड हो, तो देन आपने हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को मेंशन करना है। या अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उस वक्त वो न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज को मेंशन करना होगा। नेक्स्ट लास्ट वन है फ्लोरीन। फ्लोरीन की पॉसिबिलिटी क्या है? न्यूट्रल की पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक सिंगल बॉन्ड बनाए विद 3 लोन पेयर, और सेकंड वन जो +1 -1 का केस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं, किसी से भी पेयर ऑफ उसमें जस्ट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वो डेफिशिएंट है। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। +1 की पॉसिबिलिटी उसकी है फॉर्मल चार्ज की, और उसका पैटर्न क्या पॉसिबल है कि वो एक डबल बॉन्ड विथ थ्रू 2 लोन पेयर, लेकिन ये बहुत लेस कॉमन है। मोस्टली फ्लोरीन जो हैलोजन है उनका ये कि वो एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उनके साथ 3 लोन पेयर होते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि दोनों सिंगल बॉन्ड बनाए और विद 2 लोन पेयर। ठीक है, ये है आपके पास फ्लोरीन का पैटर्न, या इसके नीचे बिलो जितने भी हैलोजेंस हैं उनका ये सेम पैटर्न आएगा आपके पास कनेक्टेडनेस। यहाँ तक ये चीजें क्लियर हैं कि आपने अभी तक जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, कल वाला भी जो लेक्चर था वो इसी के साथ लिंक था कि हमने सबसे पहले ये देखना है, क्लियर करना है कि हमारे पास जो है हमारे पास जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो आपके पास कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन तो फेमिलियर होंगे आप लोगों के, मोस्टली हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके अलावा अदर देन कार्बन हाइड्रोजन आपके पास और कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन से एटम्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमने कल भी डिटेल में देखा है कि मैंने आपको बताया था सेकंड रो एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया। उसके बाद हमने देखा है कि बॉन्डिंग पैटर्न कैसा होगा इन एलिमेंट्स का। बॉन्डिंग पैटर्न का क्या मतलब है वो भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि आपके पास नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड कितने लोन पेयर के साथ वो न्यूट्रल होगा, कितने बॉन्ड कितने लोन पेयर के साथ वो जो है नेगेटिव चार्ज में होगा, या कितने बॉन्ड के साथ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह जो है नेगेटिव के उसके केसेस देखें, ऑक्सीजन का देखा है कि वो कितने बॉन्ड कितने लोन पेयर के साथ न्यूट्रल होता है किसी स्ट्रक्चर में, कितने बॉन्ड एंड कितने लोन पेयर के साथ जो है उसके ऊपर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आता है, एंड कितने लोन पेयर और कितने जो हैं बॉन्ड पेयर के साथ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह फ्लोरीन का भी हमने हेलोजन का देख लिया है कि न्यूट्रल के केस में एक पॉसिबिलिटी है कि हेलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों और एक वो सिंगल बॉन्ड बनाए किसी भी दूसरे एटम के साथ, ये न्यूट्रल का ये पैटर्न होगा। और इसके अलावा पॉजिटिव की स्टेट में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो इसमें पॉजिटिव स्टेट में फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है, और उसका बॉन्डिंग पैटर्न ये होगा कि फ्लोरीन जो है वो आपके पास उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स हों और वो 2 बॉन्ड्स बनाए, और वो 2 बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है और 2 सिंगल बॉन्ड के साथ भी दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, ये हो गया सारा बॉन्डिंग पैटर्न का। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने जो मैम है वो कैसे आप क्लासिफाई कर। जी मैम अभी 12 हो गए हैं तो हमारी क्लास है इस्लामियात की।
नहीं, अभी नहीं है। 11:30 से 12:30 का किसी का भी क्लैश नहीं था ये, मतलब इसी वजह से मैंने 11 से 12 के बजाय 11:30 से 12:30 क्लास रखवाई है, क्योंकि 11 से 12 के दरमियान बच्चों का इशू आ रहा था। कौन से डिपार्टमेंट अस्सलाम से हैं वालेकुम आप? मैम। जी मैम, जूलॉजी मैम के। हमारा इशू आ रहा है FA18 BBT वालों का। हमारी 12:30 बजे स्टैट्स की क्लास स्टार्ट होती है, आधे घंटे का आ रहा है। 12:30 से हमने सर से बात की है तो अब पता नहीं वो कब चेंज करते हैं। ये तो टाइम टेबल सेट नहीं, तो पिछले वीक से सेट हो गया था ना, फिर भी आपको इससे रिलेटेड कुछ है तो अभी तो आज 12:30 तक क्लास लें ना, उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे इन्फॉर्म करें और अपने टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको अपनी क्लासेस का स्केड्यूल जो है वो सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे कि आपकी टाइमिंग्स क्या क्या हैं, जो टाइम टेबल मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेसिकली उसको टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन उसकी जो उसमें उसको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला जो है एक तो उसके है कि ए साइक्लिक और एलिफेटिक, ठीक है। दूसरी जो है वो आपके पास साइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। ये टू मेन क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ए साइक्लिक में वो आपके पास ए साइक्लिक का मतलब ए जब भी आपको पता है किसी चीज के साथ लग जाए तो उसका मतलब नेगेटिव, यानी कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स इसमें आएंगे जिसमें साइकिल नहीं होगा, सिंपल आपके पास ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे। और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास फर्दर आप उसको क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बेसिस पे। अगर आपके पास ओपन चेन कंपाउंड्स में कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है तो देन आप उन ए साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करते हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। और अगर सारे के सारे जो हैं आपके पास वहाँ सिंगल बॉन्ड हैं तो देन उसको आप क्या कहते हो कि आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड से। साइक्लिक के केस में फर्दर आपके पास आप उसको टू कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हो। एक कैटेगरी जो है वो ये है कि एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक आर साइक्लोअल्केन, यानी कि जो एरोमेटिक ना हो। एरोमेटिक जो है दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन है साइक्लिक में, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। एरोमेटिक का आपने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी होगी उसमें यही है कि आप जो फेमिलियर होगे कि जिसमें एटलीस्ट आपके पास एक बेंजीन रिंग हो। और बेंजीन रिंग क्या है आपके पास कि एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट हूँ, उसको आप एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर करते हो। तो साइक्लिक में देखेंगे दो क्लासेस है, एलिसाइक्लिक या साइक्लोअल्केन्स, यानी कि जो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो है वो आपके पास क्या आ जाते हैं एरोमेटिक। और एरोमेटिक में फर्दर टू क्लासेस हैं, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मींस के उसमें सारे के सारे साइकिल में कार्बन एटम्स होंगे। और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे कि उसमें कोई हेट्रो एटम साइकिल में प्रेजेंट होगा और वो एरोमेटिक की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो ये तो बेसिक एक चार्ट है जो जिसमें जिसके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हर क्लास को 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बेसिकली यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की को मेन 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। वो ओपन चेन भी हो सकते हैं और रिंग कंपाउंड्स भी, यानी कि क्लोज चेन, ठीक है। ओपन चेन, क्लोज चेन, क्लोज चेन वाले साइक्लिक में आएंगे। ओपन चेन वाले आपको पता है कि उसमें कोई साइक्लिक रिंग नहीं होगी, ठीक है। और जो आपके पास ओपन चेन है उनको फर्दर आप कैटेगराइज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। सैचुरेशन मींस के सारे आपके पास उस ओपन चेन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड आए। अनसैचुरेशन की बेसिस पे कि आपके पास एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए। अगर डबल बॉन्ड है तो देन आप उस फर्दर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अल्कीन्स की क्लास में क्लासिफाई करते हो, ठीक है। और अगर आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो देन आप उस क्लास ऑफ कंपाउंड को अल्काइन कहते हो। क्लोज चेन का भी सीधा हमने डिस्कस कर लिया। ये तो आपके पास एक जस्ट स्केच है, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। अच्छा, सो फार हमने अभी तक क्या क्या चीज़ डिस्कस की है कल और आज के लेक्चर में, कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में देखा है कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, एटम्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और दूसरी क्या चीज़ डिस्कस की है इम्पॉर्टेंट, कि इन एटम्स के बॉन्डिंग पैटर्न क्या पॉसिबल है,
ठीक है, कि ये एटम्स जो हैं वो आपस में क्यों बॉन्डिंग करते हैं, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट के बॉन्डिंग पैटर्न, जो आज भी काफी डिटेल में डिस्कस हुआ है कि बॉन्डिंग पैटर्न क्या होगा ऑर्गेनिक एटम्स का। उसके बाद अभी जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है वो एक मेन हमने क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो डिस्कस किया है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। इससे नेक्स्ट जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कि आपके पास रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स के ऑर्गेनिक जो आपके पास मॉलिक्यूल आते हैं उनको आप कौन कौन सी क्लास में उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। तो रिप्रेजेंटेशन के भी आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटी है। उसमें आपके पास देखें कि लीवर्स और उसकी क्यूकर स्ट्रक्चर जो है उसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दूसरा जो है वो आपके पास लाइन एंगल फार्मूला है। अब लीवर स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने एथेनॉल का ड्रा किया हुआ है, ये है कि एक एथेनॉल का स्ट्रक्चर है और उसको आपने रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए लीवर स्ट्रक्चर में लीवर डॉट स्ट्रक्चर आप बेसिकली इसमें कहते हैं, इसमें जो भी कनेक्टिविटी है एटम्स के बिटवीन उसको डॉटेड यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किए हुए, कोई लाइन नहीं शो होगी, इसको लीवर डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। एक ये तरीका है कि आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लीवर डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्यूकर स्ट्रक्चर की। क्यूकर स्ट्रक्चर और लीवर डॉट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है, आप देखें कि क्यूकर स्ट्रक्चर भी लीवर डॉट स्ट्रक्चर की तरह है। यहाँ पे जस्ट क्यूकर स्ट्रक्चर में जो आपके पास यहाँ पे डॉट्स हैं उनको आपने एक लाइन सॉलिड लाइन से शो कर दिया है, और जो लोन पेयर हैं अगर किसी हेटेरोएटम के ऊपर वो ऐसा आपने शो करने। ये दो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आपने कैसे लिखना है, क्यूकर स्ट्रक्चर, लीवर डॉट स्ट्रक्चर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम इस कोर्स में फॉलो करेंगे वो है लाइन एंगल फार्मूला। कि लाइन एंगल फार्मूला जो है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसमें लाइन एंगल फार्मूला जो है ये आप देखें कि लाइन एंगल फार्मूला बेसिकली है क्या। अब ये देखिए टायरोसिन का जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये वाला, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी फॉर्म है। देखिए रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया है कि लीवर डॉट स्ट्रक्चर भी हो सकती है, क्यूकर स्ट्रक्चर भी हो सकती है, और थर्ड जो आप इस कोर्स में हम इसको फॉलो करेंगे वो लाइन एंगल फार्मूला। ये बेसिकली 3 आपके पास रिप्रेजेंटेशन के वे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अब ये जो टायरोसिन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन से उसमें, लीवर डॉट स्ट्रक्चर है या आपके पास क्यूकर स्ट्रक्चर है? कैक्यूल स्ट्रक्चर। रिप्लाई करें मुझे, ये वाला जो आपने स्ट्रक्चर टायरोसिन का है। मैम कैक्यूल स्ट्रक्चर है। टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। एस्ट्राडायोल का ये स्ट्रक्चर ये कौन सी फॉर्म में है? इसी फॉर्म में कैक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखें कि क्यूकर स्ट्रक्चर में हमने हर एटम को बॉन्ड एक सॉलिड लाइन से शो किया है। कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड है, कार्बन एटम को भी शो किया है, कार्बन लिखा है हमने, ठीक है, उसको एक सॉलिड लाइन से शो किया है, और उसके साथ जितने भी कनेक्टेड हाइड्रोजन एटम हैं उनको सॉलिड लाइन से हमने शो किया है कि हर एटम को स्ट्रक्चर में हमने ड्रॉ किया है। अब अगर इसी को मैंने फर्दर क्या किया है, ये आपको एक एरो नजर आ रहा है लाइन एंगल फार्मूला का। लाइन एंगल फार्मूला में आपने क्या किया है कि इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, ये फर्स्ट वन। अब देखें कि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर आपको कौन सा लग रहा है, लाइन एंगल या क्यूकर स्ट्रक्चर? ये टायरोसिन है, ठीक है, ये इसका क्यूकर स्ट्रक्चर है, और ये कौन सा है इसका लाइन एंगल फार्मूला। इसका रिप्लाई करें मुझे। मैम ये एक बार भी रिपीट करें, लाइन एंगल फार्मूला। लाइन एंगल फार्मूला हम जो है वो लाइन एंगल फार्मूला, क्योंकि आप देखें क्यूकर स्ट्रक्चर में हर एटम को बॉन्ड से शो करना, ये जब आप इसको लिखोगे किसी पेज पे ड्रॉ करोगे वो कितना एक ऐसा मैस भी क्रिएट हो जाता है स्ट्रक्चर लिखने में। इसी तरह एस्ट्राडायोल का जो स्ट्रक्चर है जो आपने लिखा है, आप देखें कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड से शो किया हुआ है, अगर वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको शो किया हुआ है, एवरी एटम की कनेक्टिविटी शो हुई है।
ये काफी मेस नहीं क्रिएट हुआ क्योंकि स्ट्रक्चर में जो आपने ये मैंने टायरोसिन का या एस्ट्राडायोल का जो स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन एंगल वाला। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया है कि आपके पास जो है कि हम लाइन एंगल फार्मूला बेसिकली क्यों यूज करते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने के लिए, कि वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, अब देखें ये एस्ट्राडायोल है, ये इसका मैंने लाइन एंगल फार्मूला ड्रॉ किया है। ये देखें ये कितना कॉम्प्लिकेटेड इसका क्योंकि स्ट्रक्चर लग रहा है, और जो सिंपल वन लग रहा है कौन सा आपके पास, लाइन एंगल फार्मूला। अब ये है कि आप लाइन एंगल फार्मूला कैसे ड्रा करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। लाइन एंगल फार्मूला जो है वो बेसिकली उसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन एटम को शो नहीं करते। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन को वहाँ कार्बन के साथ शो करेंगे जहाँ अगर वहाँ उसकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको ड्रॉ करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है यहाँ, जैसे आपको एस्ट्राडायोल के स्ट्रक्चर में देखने के कुछ मैंने बॉन्ड्स जो हैं वो वेज से शो किए हैं, कुछ मैंने हैश से। ये जो है बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री को इंडिकेट कर रहा है। बाकी आप देखें कि यहाँ एस्ट्राडायोल के स्ट्रक्चर में सारे जो कार्बन हैं, ठीक है, उनको मैंने कार्बन एटम वहां पे लेबल नहीं किया हुआ, जस्ट एक लाइन से शो किए हुए, और जो उसके साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो भी शो नहीं हुए। ठीक है, तो जो लाइन एंगल फार्मूला में आपने जस्ट हेटेरो एटम अगर कोई अटैच है स्ट्रक्चर में उसको आपने शो करना होता है। बाकी आपने कार्बन जो है वो आपको पता है बेसिक स्केलेटन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो लाइन एंगल फार्मूला बेसिकली लिखते क्या है, लाइन एंगल फार्मूला में आप जो है एक लाइन, ठीक है, बॉन्ड्स जो हैं वो एक लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, एक अगर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है ये वाला, ये इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये आपके पास, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है ये जो इसके एंड है वहां पे कार्बन एटम है, जहाँ पे लाइन एंड हो रही है, जो उसके कार्नर है या जो उसके लाइन के बेंड्स वगैरह आ रहे हैं, जहाँ पे भी लाइन एंड होगी तो वहां पे अंडरस्टूड है कि कार्बन एटम होगा। उस कार्बन एटम को हम लिखते नहीं है। तो इसके रूल्स क्या हैं लाइन एंगल फार्मूला के, कि सबसे पहले बॉन्ड्स को आपने लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। सेकंड, अज्यूम कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ लाइंस वेयर दे मीट। ठीक है, कि कार्बन एटम कहाँ पे होंगे, जो भी आपके पास जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो उसका हर लाइन के एंड पे अगर कोई मतलब आप उसको क्या कंसीडर करोगे, हर लाइन के एंड पे क्या है, कार्बन एटम से लिखते नहीं है उसको आप। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये देखिए पिछले स्ट्रक्चर में भी जो लाइन एंगल फार्मूला में यहाँ पे ऊपर ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड थे, टायरोसिन के स्ट्रक्चर में एस्ट्राडायोल में कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन लाइन एंगल फार्मूला में हमने उस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं शो किया। ये अंडरस्टूड होता है लाइन एंगल फार्मूला में, अच्छा ये कार्बन है तो इसकी जो टेट्रावेलेंसी है वो रिमेनिंग हाइड्रोजन से ही जो है वो सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया जाता लाइन एंगल फार्मूला में। तो ये चीज बता रहे हैं कि हमारे पास जो एज्यूम enough CH bonds to give each carbon atom 4 bonds, यानी कि जाहिर सी बात है कार्बन न्यूट्रल उसी वक्त होगा जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उस वक्त उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो आपने क्या करना है कि उसको ये अज्यूम करना है कि कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई हुई है, विद हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन आपने शो नहीं करने। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो आप सिर्फ टर्मिनल पे शो कर सकते हो, वो भी एस्थेटिक सेंस में। ठीक है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए स्ट्रक्चर को आप क्या करोगे, टर्मिनल पे अगर हैं तो वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन शो कर दें। यहाँ पे देखिए एक मैं स्ट्रक्चर देखती, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपके पास 2 प्रोपानोल। ठीक है, ये देखिए CH3 है, ये CH3, इसको मैंने क्या लिख लिया, ये एक एंड पे CH3 आ गया। नेक्स्ट ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन जो है नेक्स्ट एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है। तो यहाँ पे ये कार्बन जो है ये कार्बन एंड पे हमने कंसीडर कर ली, और जो हेटेरो एटम है उसको आपने ऑलवेज लाइन एंगल फार्मूला में शो करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ हेटेरो एटम है वो उसको शो करना है। बाकी कार्बन एटम्स को हमेशा आपने किससे शो करना है, लाइन से शो करना है। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये 2 प्रोपानोल को उसके लाइन एंगल फार्मूला में जो है वो आपने कन्वर्ट कर लिया। लाइन एंगल फार्मूला में बेसिकली क्या है कि जब भी एक लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको अंडरस्टूड है कि जो आपके पास लाइन के एंड हैं या जो बेंड आ रहे हैं लाइन में, वहां पे कौन से एटम हैं,
रिप्लाई करें कि लाइन एंगल फार्मूला में आप जब एक लाइन ड्रॉ करते हो तो उसके टर्मिनल या हाइड्रोजन ही कार्बन है और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है। जो लाइन के एंड पे एटम है वो कार्बन है, ठीक है। उस और उसके साथ जो उसकी टेट्रावैलेंसी है वो कौन से एटम से सेटिस्फाई हुई है? विद हाइड्रोजन। तो ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इसकी कि आपने जो है वो ये असाइनमेंट में आपको जो है ना नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दे दूंगी, उसमें आपने ड्रॉ करना है कि अच्छा ये आपके पास लीवर स्ट्रक्चर है, क्यूगर स्ट्रक्चर है, इससे आपने जो है लाइन एंगल फार्मूला लिखना है, ठीक है। उसके स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। स्टेप्स जो है वो डिस्कस कर लिए हमने कि आपने जस्ट क्या करना है कि हर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन में आपने क्या करना है कि जो उसकी टर्मिनल है उसमें कार्बन एटम को कंसीडर किया जाता है। यानी यहाँ पे भी जो बैंड आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये बैंड आ रहा है ना आपके पास, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है कि यहाँ, और कार्बन एटम को शो नहीं किया हुआ। उसके साथ आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कार्बन है और कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो विद हाइड्रोजन एटम जो है वो सेटिस्फाइड है। इसके अलावा अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम शो करते हैं लाइन एंगल में कि अगर डबल बॉन्ड है तो 2 लाइंस शो कर लेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइंस शो करते हैं, ठीक है। और लाइन एंगल फार्मूला में हेटेरो एटम की कनेक्टिविटी को हमेशा शो करना है आपने। उसके अलावा आपको नहीं पता चलेगा, जैसे ये देखें डबल बॉन्ड को, ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर देखें और लाइन एंगल फार्मूला में देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जहाँ पे, तो वहाँ आपने डबल बॉन्ड शो किया हुआ है, ठीक है। जस्ट आपने एटम्स जो हैं वो ओमिट कर देने कार्बन वाले। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके यहाँ तक क्लियर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट जो है वो आप कितने वेज में कर सकते हो। उसमें डिफरेंट वेज हैं, लीवर स्ट्रक्चर है, क्यूकर स्ट्रक्चर है, और लास्ट वन जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लाइन एंगल फार्मूला। लाइन एंगल फार्मूला क्लियर है सबको? यस फिर मैम। नेक्स्ट जो है नया टॉपिक शुरू होगा फंक्शनल ग्रुप, यस मैम। ठीक है। ये आप प्रैक्टिस में, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी ना, प्रैक्टिस आपने करनी है तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डिफरेंट में आपको स्ट्रक्चर दे दूंगी लीवर्स, तो उसको आपने कन्वर्ट करना होगा लाइन एंगल फार्मूला में। तो वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ आप डिस्कस भी कर सकते हो कि अपने आप वहाँ पे मुझे दे दें लिख के पेजेस पे, तो चेक कर लूँगी मैं वहाँ के आपने ठीक लिखा है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री। अब फंक्शनल ग्रुप का आपको पता होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। क्लास का टाइम खत्म। मैम कल पढ़ेंगे ना मैम, काफी आज के लिए इतना। मैम माय नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट पढ़ेंगे ना क्लास है आप। ना आपकी? चलें ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक काइंडली आपने ये करना है कि आज तक के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने क्वेश्चन नोट कर लेने, क्योंकि कल जो है ना वो आपकी लैब भी है, ठीक है। तो लैब में हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम लैब को डिस्कस करने के बाद जो आपकी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक मीटिंग रख लेते हैं कल की क्लास में कि अभी जो 2 लेक्चर है उसमें आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि 4 घंटे की अगर आपकी लैब है 6 बजे तक, तो लैब का काम करने के साथ साथ हम अभी तक 2 लेक्चर्स में जिन जिन स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ओके मैम। मैम ये चलिए, पीडीएफ व्हाट्सएप पे शेयर कर देना प्लीज। स्लाइड्स, यस मैम, ये स्लाइड शेयर कर। ठीक है। स्लाइड्स का भी ये है कि मैं आपका एक जीमेल पे अकाउंट बनाने लगी हूँ, तो उसका पासवर्ड और जीमेल का आईडी हर स्टूडेंट के पास होगा। वहाँ पे मैं अपने अकाउंट से सेंड कर दिया करूँगी स्लाइड्स, तो आप स्लाइड्स वहाँ से डाउनलोड कर लें जीमेल से। ओके मैम। एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज मैम। अटेंडेंस मैम अटेंडेंस का क्या करना है? अटेंडेंस मैं आपकी डाउनलोड कर लूँगी। ओके।
हम लीव करते हैं। मैम फिर हमारी क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया, हम लीव कर दें। ओके